नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं जो कि बिहार डीएलएड 2022 से लेकर 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो बार बार प्रश्नों को पूछा गया अलग अलग शिफ्टों में, उन्हीं प्रश्नों को कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि 2026 में जो पेपर होगा बिल्कुल आराम से वहां प्रश्न आपका आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर से 30 से 40% प्रश्न पूछा जाता है और उसके आसपास से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर प्रीवियस ईयर और उसके आसपास पे पकड़ बना लीजिएगा तो आराम से आप रिजल्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक पूरा कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, आपसे क्लास तो कर लेते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, अपना प्यार जरूर दिया कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर कीजिएगा आप सभी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सभी को पता होगा जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो बिल्कुल कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसी के समय में पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। प्लस में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक आपका जवाहरलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या याद रखना है कि इसने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। बात समझे? बिल्कुल। महात्मा गांधी के बारे में आप सबको पता है कि सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। इसके अलावा भूख हड़ताल आंदोलन 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। याद रखिएगा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1942 में ही शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी के ही द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए। अच्छा 1940 की बात किया जाए तो इस समय अगस्त प्रस्ताव दिया गया था। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? बिल्कुल। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना किया गया था या कैबिनेट मिशन आया था जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। अगला है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो पहला क्वेश्चन यही यहां से पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो घोषित किया गया था किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा आप सभी। तो ये अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? देखिए भारतीय संसद की अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से इसका दो ही सदन होता है। याद रखिएगा आप सभी, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दो, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होता है इसे निम्न सदन कहा जाता है, प्लस में इसे कह सकते हैं कि बच्चों का सदन या युवाओं का सदन कहा जाता है। जबकि आपका राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा को हम सभी बूढ़ों का सदन कहते हैं और इसे उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इन चीजों को याद रखिएगा। देखिए अगर बात किया जाए कि सदन यहाँ पर जो है ये दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। अगर ये बात किया जाए कि संसद जो है ये कितने निकाय से बनते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा आपसे। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दो सदन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? देखिए अगर नागरिकता की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आपका नागरिकता की बात करता है जो कि संविधान के भाग 2 में है। संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है जो कि 12 से लेके 35 तक है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से लेके 51 तक है। तो याद रखिएगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगर इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा ना तो प्रश्न आपका एक भी मिस नहीं होगा और डायरेक्ट दिमाग में आपका प्रश्न सेट हो जाएगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत किया हुआ ना तो एक लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में इसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नमक सत्याग्रह
किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले यह बताना चाहिए कि नमक सत्याग्रह जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1930 में ही शुरू किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था 12 मार्च। डेट को भी याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कहाँ करता है? तो दांडी में जाके ख़त्म करता है, याद रखिएगा आप सभी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म किया गया था नमक कानून तोड़ के। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर कीजिएगा आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, अगर कल्याणकारी राज्य की बात किया जाए तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 39 में वर्णित है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, अनुच्छेद 31 के बारे में क्या पता है आप सभी को? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर कानूनी अधिकार किया गया है। ये बात पता है आप सभी को? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड माउंटबेटन बनता है, याद रखिएगा। ये अंतिम वाइसराय था, प्लस में स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। दो तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन होता है, गलती प्रश्न होता है। पहली बात, अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालाचारी आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भारत में क्रिप्स मिशन आया कब था। तो ये आपका 1928 में आया था, याद रखिएगा आप सभी। हालांकि गठन हुआ था 1927 में ही, बट भारत ये आया था 1928 में। इस मिशन का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय मारे जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा, इस समय वाइसराय कौन था? लिन लिथगो था, ध्यान रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बात समझे? अगला क्वेश्चन है कि गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? तो सबसे पहले अगर गांधी जी की बात किया जाए तो आपको पता है कि 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसके अलावा खेड़ा आंदोलन, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, और 1924 में बेलगांव का अधिवेशन किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। 1924 में तो पहली बार बेलगांव अधिवेशन किया था महात्मा गांधी ने, और एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, इसके बाद कभी नहीं बना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत कब आज़ाद होता है? 1947 ईस्वी में, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, याद रखिएगा आप सभी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 को में अनुच्छेद 51 को में रखा गया है, याद रखिएगा। कुल कितने मौलिक कर्तव्य आपके पास? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, मौलिक अधिकार, देश आपके लिए हर चीज़ उपलब्ध करवाता है, आपको सिक्योर करता है, जबकि मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि आपको देश के प्रति क्या करना है। तो कुल आपको 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है जो आपको देश के लिए करना है। बात समझे? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखिएगा आप सभी। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस देश के संविधान से लिया गया है। बात समझे? कहाँ से? रूस से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? देखिए, संसद का सदन जो है ये 2 होता है, लोकसभा, राज्यसभा, जबकि अगर संसद की बात किया जाए तो ये 3 अंग से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। तो संसद के जो अंग बनते हैं इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, लोकसभा भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं, बट अगर सदन की बात किया जाए तो 2 ही, लोकसभा, राज्यसभा होता है। अगर बनने की बात किया जाए तो ये 3 से, जबकि उपराष्ट्रपति इसके
अंग नहीं होते हैं, भाग नहीं होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए? बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग कितना प्रतिशत योगदान देखने के लिए मिल रहा है? देखिए सबसे ज़्यादा भारत में जो है भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। पता है आप सभी को, भूतापीय जो कोयले के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद अभी जल शक्ति का हुआ है लगभग 22% के अप्रॉक्स में। उसके बाद प्रमुख सौर ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ये सभी प्रमुख ऊर्जा का आपका स्रोत है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि लो एस्क की गलाने में प्रमुख धातु क्रम कोयला कौन सा है? तो यहाँ पर समझिएगा कोयला के बारे में। अच्छा सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है? पता है आप सभी को, एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत जो देखिएगा वो 80 से अधिक होता है, 80% से अधिक, 80 से 90 के बीच में। याद रखना आप सभी को, एंथ्रासाइट कोयला जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में है, तो ये सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। तो पर यहाँ धातु कर्म की बात यहाँ पर किया गया है ना, लो एस्क को गलाने के लिए तो विटामिन कोयला का उपयोग करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत लगभग जो है कि 60 से 80% तक होता है। अच्छा लिग्नाइट कोयला की बात किया जाए तो इसमें कार्बन का प्रतिशत आपका 50 से 60 के अप्रॉक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर वहीं पीट कोयला की बात किया जाए तो लगभग 30 से 40% जो सबसे बेकार कोयला माना जाता है, इसमें सिर्फ धुआं ही धुआं होगा। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, भारत में सबसे ज़्यादा विटामिन कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला में बताएं कि आपका 50 से 60% तक कार्बन की मात्रा होता है। विटामिन कोयला का उपयोग जो हम सभी ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, उसके बाद जो है कि लो इस्पात संयंत्र में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? देखिए मोनाजाइट रेत में निहित जो होता है वो आपका थोरियम होता है। थोरियम हो जाएगा, यूरेनियम नहीं। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू गोड़ा का खान, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ थोरियम हो जाएगा। बात समझे? कहाँ पर ज़्यादा मिलता है आपको? केरल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? केरल में, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थोरियम धातु की खोज जो हुआ था ये कब हुआ था? आपका 1828 में किया गया था। 1828 में किया गया था बर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन PYQ वाला है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7% मात्र में है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया। अब आगे देखिए क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। देखिए आयोग जो पूछा है 7% ऑप्शन में लिया था, पर वास्तविक में ये लगभग 7.84% के अप्रॉक्स में है। बात समझे? अब देखिए आयोग क्या क्या प्रश्न आपसे से पूछेगा। पहला तो ये पूछेगा कि बताइए कि आपका बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए कि बिहार में कुल वन कितना है, तो देखिए अगर कुल वन की बात पूछा जाए ना कि कुल वन कितना है बिहार में, तो यहाँ पर आपका 7380 के अप्रॉक्स में है। 7380 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। 7380 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें कि आपका अगर सघन वन पूछा जाए कि बताइए सघन वन कितना है, तो सघन वन है आपका 333.42 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य सघन वन कितना है, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन कितना है, तो मध्यम सघन वन जो है ये आपका 3285 के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। ये हो गया मध्य सघन वन। सघन वन 333.42, मध्य सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर खुला वन की बात पूछा जाए कि बिहार में खुला वन कितना है, तो खुला वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए काजीरंगा जो है ये आपका एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका असम राज्य में है। मानस भी आपका असम में है। ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप सभी को। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, आगे क्या क्या बन सकता है कि सबसे पहले काजीरंगा एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा काजीरंगा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था, धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। बात समझे? इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। मानस कहाँ पे? ये भी आपका असम में है। चलिए अगला है सिगरौली किस राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है?
देखिए सिगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, बात समझे आप सभी, मध्य प्रदेश में। अच्छा, कोयला का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसे दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र, सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र, महानदी घाटी वाला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी वाला क्षेत्र, ये सभी कोयला का क्षेत्र है। जैसे कह सकते हैं दामोदर नदी घाटी वाला सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, बात समझे आप सभी। इसके अंतर्गत कोयला कौन कौन सा आ जाता है, जैसे कि झरिया हो गया, बोकारो हो गया, चंद्रपुरा हो गया, ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी का है। रानीगंज हो गया, ये सभी प्रमुख है जो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, सोन नदी घाटी जो है ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का कोयला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो आपका आता है सिगरौली कोयला क्षेत्र, सिगरौली ये वाला, ये आपका सोन नदी घाटी के अंतर्गत आ जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला का क्षेत्र कौन सा है, कोरबा, कोरबा, कोरबा याद रखिएगा, कोरबा हो गया, विश्रामपुर हो गया, जो आपका महानदी घाटी के अंतर्गत आता है। वही उड़ीसा की बात किया जाए तो तालचेर हो जाएगा, सुंदरगढ़ हो जाएगा, सबलपुर हो जाएगा, ये भी आपका कहाँ पे, उड़ीसा में, जो कि महानदी के अंतर्गत आता है। और गोदावरी नदी घाटी जो बताएं तो इसमें ज़्यादातर तेलंगाना वाला क्षेत्र आ जाता है कोयला वाला। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा है। जबकि विद्युत क्या है, ये द्वितीय ऊर्जा है, याद रखिएगा। जैसे कि कोयला को जलाएंगे, उससे बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसके बाद उसको विद्युत में कन्वर्ट किया जाएगा, तो विद्युत क्या है, द्वितीय ऊर्जा हो जाएगा। आसान प्रश्न था। अगला है कि निम्न में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो देखिए खिलौना उद्योग ये छोटा है, चीनी, कागज, ये सभी बड़ा उद्योग है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, PYQ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1907 में, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे क्या क्या बन सकता है ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्थापना किसने किया था, दोराबजी टाटा ने किया था। बट प्रारंभिक विचार किसके मन में आया था, जमशेदजी नोराबजी टाटा के मन में विचार आया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, जमशेदजी नोराबजी टाटा को कहा जाता है। बट स्थापना किया था दोराबजी टाटा ने, बात समझे आप सभी। यहाँ पर क्या किया गया था, स्टील का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टील का उत्पादन 1911 में हुआ था और उसके बाद इस्पात का उत्पादन 1914 में हुआ था। कहाँ पे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में। ये किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर है। कहाँ पर स्थापित हुआ था, जमशेदपुर के साक्ची नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। अगला है वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अरस्तु ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण उनके रहने के स्थान के आधार पर किया था, जबकि लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाज्य है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, 0.1 एम्पियर होगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप सभी। यहाँ पर 1 मीटर स्केल पर 0 तथा 2 के बीच विभाज्य है, तो इसका अल्पतमांक पूछा गया है। तो यहाँ 2 एम्पियर से आपका 0 माइनस हो जाएगा और उसके बाद जो है कि डिवाइडेड यहाँ पर आपको कितना दिया है, 20 दिया हुआ है ना, 20 दिया हुआ है। तो अब 2 एम्पियर से 0 माइनस करेंगे तो कुछ आपका फर्क पड़ेगा नहीं, 2 एम्पियर ही बच जाएगा। अब बटा डिवाइडेड कितना है, 20 है, बोलिए 20 है। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। एम्पियर अभी हटका देते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखिए अब इसको हमको कटाना है, तो कटाना है तो क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठा के 0 ला लेंगे। 20 से 20 कट गया तो यहाँ 0.1 हो गया और प्लस एम्पियर हो गया। तो ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है जैविक कृषि की मुख्य सिद्धांत में शामिल हैं, तो उपयुक्त में से सभी, फसल चक्र, मिश्रित कृषि खेती और कार्बनिक चक्र, ये सभी आपका जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत है। इससे खेत की उर्वरता अच्छा रहता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। फसल अलग अलग मौसम में अलग अलग बोना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका खेत की उर्वरता बढ़ेगा। मिट्टी का निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा MgCl2 जो है ये आपका सही रासायनिक सूत्र है और ये आपका मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है आपका। किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समझे बात को, बाकी बात सभी गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोसिलिक अम्ल का एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझिए आप सभी। देखिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आपका HCOOH होता है, जबकि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3
CH3COOH होता है आपका एसिटिक अम्ल का, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। ये त्वरण का मात्रक नहीं है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये सभी त्वरण का मात्रक है। तो ऑप्शन में सी वाला नहीं होगा। उसके बाद है रिबिका को घेरे वाली झिल्ली कहलाती है। तो रिबिका को घेरे वाली झिल्ली जो है इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज के साथ यानी कि वोल्ट के साथ विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ धारा का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, पता है आप सभी को। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, I यानी कि धारा के बारे में पूछा गया है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी, बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ है, हमको I का मान चाहिए। तो P मेरे पास कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, और वोल्टेज मेरे पास कितना दिया गया है, तो कुल 250 दिया गया है ना, बिल्कुल हाँ दिया गया है। तो हम आपको क्या बताएं कि 100 बट्टा क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दिए हम, 5 दूनी क्या हो गया 10 और 25 25 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 5 बट्टा 2 बचा। बोलिए 5 बट्टा 2 बचा। अब इसको काटना है, तो यहाँ क्या करेंगे, जीरो लेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर जीरो ले लिए, तो क्या हो गया 4 पंचे 20, यानी कि 0.4 एम्पियर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझे, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3 होता है, H2SO3। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की मात्रा कितनी है। तो लगभग 21%। याद रखिएगा आप सभी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और उसके बाद नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में है। देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन है, और पृथ्वी पर भी सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, बट वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें शोषण जड़ें हैं। न्यूमेटोफोरस जो है ये आपका जड़ें जो होता है वो शोषण जड़ें होता है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। तो r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का वजन 0 होगा। जैसे कि अगर गुरुत्व की बात किया जाए तो गुरुत्व अगर 0 है तो वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार बराबर होता है mg होता है। क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ m इंटू क्या हो जाएगा, g का मान क्या है 0 है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ध्यान देंगे आप सभी। अगला है, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है। तो ये लगभग जो है कि 1.36 कैलोरी जूल प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वृक्ष बचाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन का प्रमुख नायक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रिय धातु है। तो यह आपका हो जाएगा आरबी, जिसे रूबेडियम के नाम से भी जानते हैं। यह आपका इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है। हालांकि सबसे क्रियाशील धातु की बात किया जाए तो वो आपका होता है पोटासियम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रियाशील की बात, यहाँ सक्रिय बात किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों में निहित अर्थ का ज्ञान करने वाला बौद्धिक व्यायाम कहलाता है। तो इसे हम सभी शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी का प्रश्न है, ध्यान देंगे आप सभी। नयन में कौन सी संधि है। तो देखिए नयन में होता है अयादी स्वर संधि। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ने धन आपका अन होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें अयादी संधि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वो कहलाता है। तो इसे हम सभी प्रतीप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, प्रतीप कहते हैं। प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है। तो अलंकार का वह प्रकार जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए तो उसे प्रतीप कहते हैं, जिसे हम सिर्फ उल्टा कहते हैं। वंश अस्थ क्या है। तो ये एक आपका वर्णिक छंद है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। अलंकार है कि बेन सुइया तब ते मधुर
तबते सूरत ना बैन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। विरोधाभास में क्या होता है? विरोध प्रकट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलों का ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। खेलों का ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना। अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक, इसमें जल अलंकार जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर देखिएगा एक ही शब्द आपको बार बार रिपीट होते दिखाई देगा, माँ माँ माँ, है ना। तो जहाँ एक ही शब्द बार बार रिपीट हो वहाँ पर यम आपका अनुप्रास होता है। पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए पद क्रम की दृष्टि से पूछा गया है तो ऑप्शन में बी सही होगा कि पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी बात ये सभी आपका गलत वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से अलंकार बताना है। मानो माई धन धन अंतर दायमिनी, धन दायमिनी दायमिनी धन अंतर शोभित हरि ब्रज भागनी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में कई बार आपको बताए हैं जो कि मानव शब्द देखते हैं आप सभी, ये कहाँ आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो यहाँ पर देखिए मानव शब्द कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मानो मन हूँ जन हूँ, ये सभी बताए हैं ना, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो है, सबसे पहले ये समझिए कि शुद्ध क्या है। ये हमारा घर है, सही है। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, सही है। राज्य की माँ बहुत दुखी है, ये भी सत्य है। ऑप्शन में बी गलत है कि हाथी बहुत मोटी है, ये गलत है। हाथी बहुत मोटा है, ये शुद्ध होगा। तो मोटी के स्थान पे मोटा सही होता। तो ऑप्शन में बी वाला ही आपका गलत है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और गद्यांश को पढ़कर आंसर बताना है। सबसे पहले यहाँ देखिए गद्यांश में दिया क्या है। एक सवाल है कि सुख दुख में कौन सा समास है। तो पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि सुख दुख में कौन सा समास होता है। तो हम सभी को पता है कि जहाँ अपोजिट वर्ड होगा वहाँ आपका द्वंद्व समास होगा। तो गद्यांश पढ़ने का कोई काम है नहीं, पढ़ना है इसमें। तो द्वंद्व समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। बात समझ गए? बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। अगला है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, इसमें विशेषण का उदाहरण है। तो थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, इसमें कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। परिणामवाचक जो मात्रा को बताता है कि इतना चीनी डाल दीजिए इसमें, या इतना सामान लाइए, ये सभी परिणाम को बताता है। गुण में गुण दोष को बताता है। संख्या में संख्या बताता है, 4 5 8 10 12। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे कि इनमें से कौन सा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। सबसे पहले ये समझिए कि आपका शुद्ध क्या है कि बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। किसान खेत में बीज बोया, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला गलत है। यहाँ पर है कि घर पर सब कुशल है, ये आपका टाइपिंग ही मिस्टेक है इसका। यहाँ पर होता घर पर सब कुशल है, ये आपका गलत है। यहाँ पर होता घर में सब कुशल है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो है कि घर पर सब क्या है? कुशल है। क्या है? कुशल है। तो ये आपका वाक्य क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर होता घर में सब कुशल है, पर नहीं, में सही उच्चारण होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आता है। तो अभिधा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लक्षणा भी आता है, कुल 3 है। और उसके बाद एक आपका व्यंजना भी आता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या आता है? व्यंजना भी आता है। तो इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। अगला है पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए। पुस्तक का आलय, तो क्या होता है इसमें? तत्पुरुष समास। जो का है कारक विभक्ति है आपका। पुस्तक का आलय, तो यहाँ आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है? आज की सेशन में कुल 55 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बन सकता था वो सारा हम कंप्लीट करवाएं आप सभी को।